इस देश में सेक्युलरों की एक जमात को आपने कहते हुए सुना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यह मिथक उस वक्त टूट गया जब कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया। कपड़े खुलवाकर उन्हें मारा गया। 27 जानें चली गई, किसी की बहन के सामने, किसी की बेटी के सामने, किसी की पत्नी के सामने उनके इंसानों को, उनके आदमियों को मार दिया गया। जो खूनी खेल कश्मीर में खेला गया, उस जगह पर खेला गया जिसे दुनिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो कश्मीर में एक बार फिर हुआ सर, वाकई में बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीर है। पहले उरी देखा, फिर पुलवामा देखा, उसके बावजूद भी नहीं रुका। मतलब चाहता क्या है सर पाकिस्तान? आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही दो बातें कही हैं जी, कि कुछ लोग यहां ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जी, वास्तविकता ये है कि जो ये कहते हैं उनका कोई धर्म नहीं है और उनकी कोई बहुत बड़ी बौद्धिक मजबूरी है जो कि कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। ये कहा जाता है कि 99% आतंकवाद और आतंकवादी एक ही संप्रदाय के। तो कहने में क्या दिक्कत है आपको कि एक आखिरवाद, अगर आतंकवाद की जननी और गंगोत्री की शुरुआत कहां से हो रही है, और जब तक आप चिन्हित नहीं करेंगे आप आतंकवाद से इसी तरह से मार खाते रहेंगे। दूसरी बात आपने कही कि भारत के स्विट्जरलैंड पहलगाम में यह हत्याकांड हुआ है, जघन्य और नृशंस हत्याकांड हुआ है, और इसके बाद भी अगर आप की जबान अभी थकी नहीं कशीदे पढ़ने में मेहदी हसन और आबिदा परवीन और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की और उनके जूते चापन करने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप अपनी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दें और अमन की आशा लेकर के वहीं चले जाए पाकिस्तान। आप ऐसे लोगों के लिए अब कोई स्थान भारत में नहीं है। एक और साहब हैं कश्मीर के, वो कहते हैं जब तक दिलों में जगह नहीं बनेगी हम कैसे अपने कश्मीरी पंडितों को यहाँ ले आए। दिलों में जगह न पहले थी, न आज है, न आगे मुझे कम से कम दिखाई पड़ रही नहीं दिखाई देती सर। तो जब नहीं दिखाई दे रही है तो हम उसका इंतजार न करें, जगह हम बना लें। न बिना आपकी जगह की जगह तो हम क्रिएट कर देते हैं। जगह तो हम क्रिएट कर लेंगे और आपकी जगह की कोई मोहताजी नहीं है। भारत का अभिन्न अंग था, है और सदैव रहेगा कश्मीर। बिल्कुल सर, लेकिन आसिम मुनीर तो कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हैं। वो कहते गले की नस है, तो ऐसे लोगों को ही गले की नस कटती है। ऐसे ही लोगों की गले की नस ही काटी जाती है जो गलत जगह पे गले की नस अपने बताने लगते हैं। नहीं सर, काटना या फिर उसको निकाल ही लेना ज्यादा बेहतर है? दोनों बातें, विकल्प आपके पास है। ये तो देश काल और अवस्था बताएगी कि निकालना है आवश्यक कि काटना आवश्यक है। आपके पाकिस्तान से क्या संबंध है? आपने क्या वहां नृशंस हत्याकांड नहीं किया? और जिस चीज़ पे नाजायज़ कब्जा आप करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे आपने रखा, वहाँ कौन सी आपने फैक्ट्री लगा दी, खुशहाली आप ले आए? वहाँ पर जा कर के आपने चीनियों की तरफ आपने उसको गिरवी रख दिया है और आपने वहाँ की औरतों के साथ जो पाशविक व्यवहार किया है वो दुनिया से छुपा नहीं है। दो देशों ने इसकी भर्त्सना शायद मुझे अब तक नहीं की है, एक यूके ने और एक चीन ने और एक टर्की ने। 3 देशों ने शायद इस घटनाक्रम की भर्त्सना नहीं की है। नहीं, टर्की के साथ तो, एर्दोगन के साथ तो मीटिंग चल रही थी ना सर उस वक्त, शहबाज शरीफ की। उन्होंने फोटोज भी डाले थे 2-3 घंटे के बाद। आप ये करिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री है नहीं, कॉमर्स है नहीं, ट्रेड है नहीं, एक्सपोर्ट है नहीं, तो हिंदू और हिंदुस्तान का विरोध उसके जीवन का एक ऑक्सीजन है और एक बैसाखी है। इस बैसाखी और ऑक्सीजन के बिना पाकिस्तान टिक नहीं सकता है। अब अगर आप ये देखिए, अगर ये तो कोई गहरी चाल है कि हिंदुस्तान को उलझा दे ऐसा हमला करा करके, और उधर चीन हमारे नॉर्थ ईस्ट में और चिकन्स नेक और पूर्वोत्तर में अपना कोई गुल खिला दे। क्योंकि पिछले 24 महीनों में आपने जो घटनाक्रम बताया कि आपने, इसके पहले हमने बालाकोट किया, आप याद करें, बालाकोट भी किया, लेकिन 2000 में बिल क्लिंटन आए थे, तब इस तरह के घटनाक्रम 35 सिख मारे गए थे। 35 सिख मारे गए थे। उसके बाद आप आ जाइए कि अभी जेडी वेंस आए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहाँ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में हैं, और इस तरीके के दौरों की बात चल रही, निर्मला सीतारमण जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही घटनाक्रम पता चलता है, प्रधानमंत्री भारत आते हैं, हवाई अड्डे पर ही जयशंकर जी से और एनएसए से मुलाकात करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, और पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें कि एक इटालियन और एक इजरायली भी मारा गया है। इन 27 में
एक क्रिश्चियन है, शायद ये पता नहीं लगा पाया कि वो हिंदू है या मुसलमान है, एक ईसाई, और बाकी सब हिंदू मारे गए, जैसा कि चिन्हीकरण भोड़े तरीके से उन्होंने किया। जिस भोड़े तरीके से अपमान करते हुए चिन्हित किया कि ये मुस्लिम नहीं हैं, और चुन चुन करके पुरुषों का हत्याकांड किया। इसकी एक समानता आपको मिलती है? मुझे एक समानता साफ दिख रही है। 7 अक्टूबर 2023 जिस तरीके से इजरायली सैलानियों के ऊपर हमास ने आक्रमण किया और जो क्रूर और नृशंस हत्याकांड किया, लेकिन उसके बाद हमास का क्या हुआ? इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने क्या कहा? हमास का एक एक व्यक्ति अब अपने को मुर्दा मान ले, दुनिया में कहीं भी रहोगे हम तुम्हें मार के गिराएंगे। करके दिखाया सर उन्होंने। करके दिखाया। तो भारत को भी यही आह्वान करें, लश्कर तैयबा का कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी हो अपने को अब मृत मान ले, जहां कहीं भी होगा हम ढूंढ के उसको मार डालेंगे। और वहां गाजा को जैसे उन्होंने क्रिकेट का मैदान बना दिया, तो जो यहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पर भी ऐसी ही कार्रवाई करके कम से कम भारत को सुरक्षित करना। प्रत्येक भारतीय, किसी भी एक भारतवासी की इस तरीके की नृशंस हत्या भारत के ऊपर सीधा आक्रमण है, और इसको चुनौती की तरह लेते हुए इनको भी नेस्तनाबूद करें। अब तक अमन की आशा, क्रिकेट मैच, आपदा परवीन और वो गजल किंग, नाम नहीं याद आ रहा, मैं भूल गया, भी मैंने लिया भी था। ठीक है सर। हाँ, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, एयर स्ट्राइक हमने किया, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। तो क्या अब वो वक्त आ गया कि पीओके खाली करवाया जाए? पीओके खाली कराएं या आप कुछ भी करें, लेकिन आपको अपनी हिफाजत करने का हर राष्ट्र की तरह हमारा भी अधिकार है। क्योंकि सर मैं एक बात और जोड़ दूं, रात में एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ बैठा था, रात के 2-2:30 बजे थे, तो उस पत्रकार का ये कहना था कि ये फ्रीडम फाइटर्स थे, आतंकवादी नहीं थे, वो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, और अगर हमें भी कल जरूरत पड़ी तो हम भी इस तरह की फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे। ये उलझुल बातें चंडू खाने के अफीमचियों की हैं। कौन सी फ्रीडम, किसकी फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम? मनमाने तरीके से आप कह दे, एक साहब कह रहे हैं कि ये हमारी महत्वपूर्ण ये जुगुलर वेन है, असीम मुनीर कह रहे हैं जुगुलर वेन है, आप कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर है। ये आपकी कल्पना शक्ति की उड़ान है। ये भारत की उदारता को, दरअसल में शठे शाठे उदारता उसे दिखानी चाहिए जो आपकी उदारता का सम्मान करे, जो आपकी उदारता को कमजोरी समझे, चाहे वो पत्रकार हो या असीम मुनीर हो या कोई भी। पाकिस्तान, अब मैंने बताया था कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि दिल में पहले हम जगह बनाए तब हम कश्मीरी पढ़। दिल में जगह पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और आगे मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आप उनसे उदारता की बात वो कहते जो उदारता है जिसके डिक्शनरी में शब्द हो। इनके यहाँ न उदारता है, न इनके यहाँ विश्वास इनकी डिक्शनरी में है, न इनकी डिक्शनरी में ऐसी कोई चीज है कि इनके ऊपर आप एतबार कर सकें। ये अनर्गल प्रलाप करेंगे ही। और जिसको जैसे योगी जी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये है दरअसल लातों के भूत। अब फुल स्केल या तो वॉर हो, तो एक बार वॉर हो ही जाने दीजिए। एक बार छुटपुट बालाकोट करने से अच्छा है एक बार पूरा बालाकोट करके कश्मीर के चाहे पीओके खाली कराइए। जैसे नहीं सर, ये कैंसर बन चुका है, इसका मतलब सर्जरी जरूरी है इसमें। मैं तो उसका पक्षधर हूं कि सर्जरी होनी चाहिए। इजराइल ने जैसे सर्जरी की वैसे ही सर्जरी अब कश्मीर मांग रहा है, और उसकी एक अनिवार्यता है। और ये जागा हुआ भारत है, उसके पास पूरे संसाधन है, विश्व में उसका एक स्थान है। और पाकिस्तान का ये जो दुस्साहस है उसके 2-3 कारण है। कश्मीर का विकास ना हो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटना, वहां खुशहाली ना आए, भारत में जो विकास और विश्व में पटल पे एक भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तीसरी चीज आप अगर ये देख लें कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उन्होंने देखा अभी वक्फ आया है, वक्फ के साथ साथ अगर हम ये कर दें तो एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जिस तरीके से उन्होंने चिन्हित किया, वो साफ संकेत है कि वो हिंदू मुसलमान भारत में कराना चाहते हैं। तो ये कुंसित प्रयास है। खैर, इस ट्रैप में तो भारत फंसेगा नहीं, लेकिन अब जैसा जो आपका मौलिक प्रश्न है कि क्या यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, यहां पर बाईपास सर्जरी होनी चाहिए जी। मैं समझता हूं कि पूरी बाईपास है, जिस अंग में कोढ़ आ गया है उसकी पूरी सर्जरी होनी ही चाहिए। काट देना उसे बेहतर है, काट देना ही चाहिए, वो बेहतर होगा। ठीक है सर। अभी आज ही कुछ देर पहले एक रिटायर्ड कर्नल हैं, जम्मू कश्मीर में वो रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि भारत को बलूचिस्तान अलग कर देना चाहिए पाकिस्तान से। उनकी बात में तार्किक बल इसलिए कर्नल साहब की मैं नमन करता हूं कि दुश्मन के ऊपर आप जिस प्रकार भी आक्रमण कर सकते हैं, दुश्मन को आप किसी भी तरीके से तबाह कर सकते हैं, आपको तबाह करना चाहिए।
अभी तक जो हमारी क्या पॉलिसी थी कि हम दुश्मन को, सांप को दूध पिलाते रहते थे। कैसे कैसे, अभी तो पहले इंडस रिवर ट्रीटी उसको खत्म कर दें, सारे ट्रेड और कॉमर्स जिससे पाकिस्तान लाभान्वित वो समाप्त कर दें, पाकिस्तान की जुगलर काटने के लिए जो इंतजाम हम कर सकते हैं, बलोचिस्तान ही क्यों, बलोचिस्तान हो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो, और जहां कहीं हम उनके ऊपर आक्रमण और पीड़ा, वो तो हमारे ऊपर 1000 चीरे लगाने की फिराक कर रहे हैं। हम 1000 लगाएं या 10,000 लगाएं या 1 लाख लगाएं, दुश्मन को चैन से रोटी जो खाने दे, जिसका बैरी सुख से सोवे उसके जीवन को धिक्कार। समझ रहे हैं आप जी। जिसका बैरी इस तरीके से बैठ करके बड़बोलापना करे तो हमारे लिए चैन से सोना हमारे लिए हराम है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान ही क्यों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही क्यों, जिस जिस भाग को हम अंग भंग कर सकते हैं, अब ये हमारा धर्म हो गया है। और वही नहीं, जो सपोले हमारे यहाँ पल रहे हैं, मैंने सुना है कि कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स LTC लेकर के वहां रुके थे परिवार के साथ, या तो होटल ने मुखबिरी की या 8 IB ऑफिसर्स थे सर, हैं 8 IB, 9 IB ऑफिसर्स थे, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई और 8 घायल, और सबको टारगेट किया गया। या तो होटल ने मुखबिरी की या ट्रैवल एजेंट ने मुखबिरी की या दोनों ने की। नहीं सर, स्लीपर सेल्स तो हैं। तो इन स्लीपर सेल्स का इलाज कौन करेगा? इसलिए कि पहले नहीं हो जाना चाहिए था। इन स्लीपर से इलाज क्यों नहीं किया गया? आस्तीन के सांपों को अगर हम पाल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये भी है। सर सेंट्रल फोर्सेस तो सारी लगी हैं, केंद्र के अंडर आती हैं सारी सेंट्रल फोर्सेस, सारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हम तो नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स मुझे भी बहुत मिलते थे। हर इंटेलिजेंस इनपुट पे कार्रवाई संभव नहीं है। आज मुझे दिन में 50 इनपुट मिल जाए, मैं 50 पे कार्रवाई कर सकता हूँ, दिन में 24 ही घंटे नहीं कर सकता हूँ। और कभी कभी ये मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, ह्यूमन फेलिंग्स हो जाती हैं, उसके ऊपर हम अपने सुरक्षा बलों के ऊपर, हम उनके ऊपर चार्जशीट नहीं लगा सकते, न उनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। और जिस तरीके कहते हैं सीमा के उस पार से लोग आ जाते हैं, सीमा जाकर कभी देखिए, आप सब कश्मीर गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो स्थितियां वहां पर है, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा चौकस रहने के साथ साथ आपको एक कारगर रणनीति, आर्मी के साथ समन्वय और जनता के साथ समन्वय। तो जनता के साथ समन्वय इतना आसान कश्मीर में फिलहाल तो नहीं दिखता है। और मैं जो बात कह रहा हूं कि कह देना तो बड़ा आसान है कि आपके पास इंटेलिजेंस, तब भी आपने कार्रवाई नहीं की। हर इंटेलिजेंस पे कार्रवाई आसानी से संभव नहीं है। तो मैं सुरक्षा बलों के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है किन विषम परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्लीपर सेल हो, स्लीपर सेल के आकाओ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को लेकर इसका खुलासा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल है और हम तो देखते ही देखते हैं। और हमारे जो शुभ चिंतक बॉर्डर के उस पार हैं, वो भी आपको देख करके पर्चा आउट कराने के चक्कर में, तो ये सुख उनको तो मैं देने वाला नहीं हूँ। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि उनके दांत हम खट्टे कर सकें, बत्तीसी कर दें बाहर। और वक्त अब ये आ गया, जागा हुआ भारत, क्योंकि देश भी चाहता है। भाई क्या होगा, वो तो कहते हैं हम तो न्यूक्लियर पावर है, तो हम कौन सा जो है चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं? क्या भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? तुम करोगे ये ठीक है भाई, तुम भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम करोगे तो यही सवाल किसी ने 1998 में, तो एक नेता था तब बीजेपी के, उन्होंने कहा तो अगर एक बार उसने अगर न्यूक्लियर का बटन दबाया, तो उनके शब्द में आज बता रहा हूं, मेरे कान में अभी भी गूंज रहे हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन नहीं दबा सकता, लेकिन अगर बटन की तरफ उसकी उंगली गई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये बयान आज भी बहुत लोकप्रिय है। सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो अपना दौरा छोड़कर वापस आए और उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया, उस एयर स्पेस से बचे। ऐसे हालात में अब लगातार मीटिंग कर रहे हैं इंटेलिजेंस के साथ, अजीत डोभाल के साथ, एस जयशंकर के साथ, पाकिस्तान का भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य का तो यही संकेत मिल गया आपको कि जब आपके ऊपर इतना ही विश्वास नहीं कि आपके एयर स्पेस को हमारा निर्वाचित प्रधानमंत्री प्रयोग में नहीं कर रहा है, इंगित साफ है कि आपने अपने लिए खाई खोद ली, आपने अपने लिए यमराज को दावत दे दी है। ये देखना कि यमदूत कब आपके यहां भ्रमण करने पहुंचते हैं। इसमें साफ संकेत ये है कि ये एक तरीके से हॉस्टिलिटी की शुरुआत जब होती तब हम आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बाएतबार होती है और जब एतबार समाप्त हो जाता है तो युद्ध की पहली शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध एक भयावह स्थिति है, लेकिन अगर युद्ध होता है, वीर भोग्या वसुंधरा
इस तरीके से कायरता के साथ साथ अगर हमारे एक भी नागरिक किसी कोई अगर मरता है इस तरीके से, तो वो हमारी आपका भी एक आंशिक मौत है, आपकी हमारी भी आंशिक मौत है अगर एक भी भारतवासी की हत्या इस प्रकार होती है। इस तरीके से हमारे 28 लोग मारे गए हैं, बेमौत मारे गए हैं, नवविवाहित मारे गए हैं, बीवियों पत्नियों बच्चों के सामने उनकी हत्या हुई है। तो एक बार इसका फैसला हो जाना चाहिए कि ये नरसंहार और ये खून की बौछार कब तक होगी, कब तक होगी, और अब हिंदुस्तान इसे नहीं सहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि अब ये नया भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर हमारे साथ बात की। तो जिस अंग में कैंसर हो जाता है उसे अक्सर काटकर बाहर फेंकना पड़ता है, और इस तरह की बातें, इजराइल जो देश है, सबसे पहले इजराइल का ही हमें संदेश आया था, और इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, इजराइल का भी एक नागरिक इस नरसंहार में शामिल था। तो शायद अब कुछ सीखने की जरूरत है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं, ऐसा नरसंहार ना हो, उसकी भी अब पुख्ता तौर पर पुष्टि कर देनी भारत सरकार को जरूरी है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे भविष्य में पाकिस्तान के साथ होता है। नमस्कार। नमस्कार।